मित्रों नमस्कार। वैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ हमारे रतन टाटा जी लक्ष्मीपुत्र जी के ऊपर। भारत में एक बहुत बड़ा जो योगदान रहा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और जिस तरह का कल्चर उन्होंने डेवलप किया, जिस तरह से एक इंडस्ट्रियल को क्या क्या जो शास्त्रोक्त वेदोक्त जिसकी हम बात करते हैं कि एक व्यापारी को क्या क्या करना चाहिए, कितने धन का दान करना चाहिए, कितना क्या, उससे ज़्यादा इन्होंने काम किया। कई सारी सोसाइटीज़ बनाई, इस पूरे व्यापार जगत में एक नई दिशा दी। कितना दान वो करते थे, कितने चैरिटी को चलवाते थे, उनके यहाँ पर आने वाले कर्मचारियों को किस प्रकार से वो रखते थे, कर्मचारियों को बाहर नहीं करना, ये बड़े अद्भुत उनकी मिसाल है। अन्यथा व्यापारी का तो ये होता है, उसका व्यापार से मतलब होता है एक कर्मचारी जाए चाहे दो जाएं, उन्हें उसका कोई लेना देना नहीं होता। अकेले पैसे कमाओ, जो पैसा आता है अकेले अपने पास रखो अंटी बनाकर। उस सब कल्चर को इन्होंने चेंज किया। वो चेंज करने के पीछे इनके गृहयोग भी हैं कि ये रतन टाटा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, असाधारण व्यक्तित्व था। और ये रतन टाटा यदि उनकी कुंडली का अध्ययन करें तो ये लक्ष्मी पुत्र हैं। और यह यूँ कहें कि लक्ष्मी जी के, क्योंकि हमारे यहाँ अंशावतारों की एक प्रथा होती है और भगवान अंशावतार के रूप में ग्रहण भी करते रहते हैं। ये हमारे शास्त्र, धर्मशास्त्र, हमारे सनातन संस्कृति में मान्य भी है। चाहे रामकृष्ण परमहंस रहे हों, चाहे विवेकानंद रहे हों, या बहुत सारे जो लोग हैं, ये हम अंशावतार के रूप में ही इन्हें मानते हैं। और उसी रूप में यदि हम इनकी पूजा भी करें, या इसी रूप में हम इनको मानें, या इसी रूप में इनको सम्मान भी प्रदान करें, तो भी हमें वही फल प्राप्त होता है जो संबंधित देवी देवताओं के पूजन फल को करने से होता है। दूसरी स्थिति, इनकी जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली में इतने सारे योग हैं कि ये योग भी संकेत देते हैं कि रतन टाटा मनुष्य नहीं थे, मनुष्य के रूप में एक देवता थे, और जो लक्ष्मी से संपन्न देवता थे। कुबेर हो सकते हैं, लक्ष्मी के अन्य गण हो सकते हैं, और लक्ष्मी स्वयं भी वरदान के रूप में धीमे से इस देश में आ सकती हैं, क्योंकि ये सोने की चिड़िया देश हमेशा रहा है और रहेगा। विपरीत परिस्थिति में भी आपने देखा कि आज हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने खड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जो इस देश को चलाती है और इस देश में इस देशवासियों को सम्मान भी दिलाती है। तो ऐसी ही शख्सियत में आज रतन टाटा जी, जो अपने इस देह को त्याग कर वापस अपने लोकों को गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर कहा जाता है सनातन में कि लक्ष्मी कभी इस देश को छोड़कर नहीं जाती है, सूरदास जी कभी इस देश को छोड़कर नहीं जाते हैं। ये बड़े ऐसे हमारे 12 प्रकार के लोग हैं जो इस देश में रहते ही हैं, और उस लोगों को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब गमन करते हैं तब पहचाने जा सकते हैं। लेकिन इनके कार्यों को पहचानने का तरीका होता है कि इनके कार्य विलक्षण होते हैं, राष्ट्र के लिए होते हैं, ये राष्ट्र को समर्पित होते हैं। जैसे क्रिकेट की यदि हम बात करें तो क्रिकेट में कपिल देव रहे हैं, जिन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप दिलाया, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनको कुछ पैसा भी नहीं मिला। उनको मीन्स वर्ल्ड कप जिन लोगों ने जितवाया, जिस टीम ने पूरी ने जितवाया, कोई सरकार के पास पैसा नहीं था देने के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि आज का जो BCCI है, कम से कम 2-2, 5-5 करोड़ दे के 1983 के वर्ल्ड कप का सम्मान आज इन्हें दिला दे, क्योंकि ये लोग ऑर्डिनरी नहीं थे। उस समय 1983 में वर्ल्ड कप जीतना एक सपना हुआ करता था। वो सपना भी नहीं था, वो तो सपना भी व्यक्ति को ऐसा नहीं आ सकता कि वो जीत जाएगा, वो हकीकत में परिवर्तित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत के लिए पूरी दुनिया लड़ने को तैयार हो जाए, इससे बड़ा और क्या योग होगा। तो ये वो लोग हैं। नरेंद्र मोदी, इस देश से पूरी दुनिया तक तहलका मचा देना, पूरी दुनिया भारत की फ़ैन हुई। ये नरेंद्र मोदी भी ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। मुंशी प्रेमचंद, जिनकी लेखनी एक बार व्यक्ति पढ़ना शुरू कर दे तो फिर आखिरी तक व्यक्ति समापन कर देता है, ये भी कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है। तो ऐसे इतने सारे इस देश में अवतार हैं और जो लगातार बने रहते हैं और सारे कामों को करते हैं। उनमें से ही एक थे हमारे उद्योग जगत के स्वामी रतन टाटा जी। और इनकी जो कुंडली है, उस कुंडली में धनु लग्न है। धनु लग्न में सूर्य, शुक्र, बुध विराजमान है। गुरु द्वितीय स्थान पर है, मंगल तृतीय भाव में है,
शनि चतुर्थ भाव में है, केतु छठे स्थान पर, चंद्रमा एकादश भाव में, राहु हैं द्वादश भाव में। अब आप बहुत सारी कुंडलियाँ देखते होंगे, लेकिन ऐसी कुंडली की जो विलक्षणता, ग्रहों की विलक्षणता कैसी होती है, जैसे सूर्य बुधादित्य योग का लग्न स्थान पर बन जाना। ये सूर्य बुधादित्य योग अपने आप में एक विलक्षण योग होता है, विलक्षण बुद्धि का योग होता है। जिस घर में जैसा बनता है उसके अनुसार वो फल देता है। लग्न स्थान पर सूर्य बुधादित्य योग का बनना तीव्र बुद्धि को दर्शाता है, त्रिकालदर्शिता को दर्शाता है। जिन ज्योतिषियों की कुंडली में सूर्य बुध बन जाए, त्रिकालदर्शी ऐसा होता है, बहुत जल्दी उसको सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जिस सेना नायक की कुंडली में ये योग बन जाए तो वो सेना सामने वाला क्या करना चाहता है वो बहुत जल्दी उसको भांप जाता है। जिस नेता की कुंडली में ये योग बन जाए वो अगला दूसरा उसकी पार्टी वाला क्या षड्यंत्र करेगा पहले से भांप जाता है। तो ऐसा जो योग इनका बन रहा है वो योग संकेत देता है कि ये त्रिकालदर्शी थे। और जिस व्यवसाय में भी इन्होंने हाथ डाला, इनका तो मुझे नहीं दिखता किचन से लेके हवाई जहाज तक और कहीं कोई ऐसा वो रहा हो कि जहाँ रतन टाटा ना पहुँचे हों, और कंपनी को विशेष रूप से ही उठाया उन्होंने। चाहे कपड़े ले लें, चाहे वॉशिंग मशीन्स ले लें, चाहे किचन की सामग्री ले लें, चाहे एरोप्लेन ले लें, सब जगह उनका एक साम्राज्य रहा। और ये साम्राज्य ऐसा नहीं है कि रतन टाटा ने कोई चीज़ खड़ी की और नष्ट हो जाए, क्योंकि लक्ष्मी के द्वारा बनाई गई चीज़ें लंबे समय तक टिकती हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अब वर्तमान परिवेश में यदि सरकार सजग रहती है तो इनके संस्थान को बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है, अन्यथा संस्थान चलना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, क्योंकि जो विलक्षण लोग रहते हैं उनकी शक्ति, उनकी उपस्थिति ही अपने आप में एक विलक्षणता को दर्शाती है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो यहाँ टाटा समूह को थोड़ा सा सजग रहना और सरकार पर इसकी निगाह रखना, नए अच्छे व्यक्ति का चयन करना और अच्छे व्यक्ति में ये सारे गुण होना, ये बहुत मायने रखता है। ये इनकी कुंडली जब कोई व्यक्ति आएगा फिर उसकी हम चर्चा करेंगे कि इस संस्थान का आगे क्या होगा। लेकिन भाई रतन टाटा जी की जो स्थिति है उसमें एक तो चक्रवर्ती राजयोग, चक्रवर्ती राजयोग ही ऐसा है जब व्यक्ति जहाँ जाएगा, जहाँ जिस क्षेत्र में हाथ डालेगा उस क्षेत्र में उसको सफलताएं मिल जाएंगी, और ये आपने रतन टाटा जी के साथ देखा होगा। दूसरा महादान योग, कारपोरेट कल्चर में पहली बार दान का कोई सिस्टम लागू किया है तो वो रतन टाटा जी हैं। करोड़ों रुपए दान करते थे, नहीं तो कोई व्यापारी दान करने के चक्कर में नहीं रहता। उन्होंने टैक्स भर दिया, टैक्स भरने के बाद अपने काम करो और आगे बढ़ो। रतन टाटा जी ने दान करना सिखाया, देश के लिए क्या क्या करना चाहिए, कितना धन हो, कैसा हो और कैसे संस्थान को चलाया जाए, ये सब उन्होंने सिखाया। तो महादान योग का जो कल्चर था, अब देखते हैं आगे रह पाता है नहीं रह पाता, क्योंकि उनसे सीख लेते हुए अन्य उद्योगपति सारे काम करते रहे, अब वो स्थिति भी दिखते हैं। त्रिकालज्ञ योग जिसकी मैं चर्चा आपसे कर ही रहा था, शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन जब बन जाए और गुरु नवमांश में अच्छी स्थिति में हो तभी त्रिकालज्ञ योग बनता है। तो पूर्ण त्रिकालज्ञ योग था, जहाँ भी सोचते थे, जैसा सोचते थे, इन्हें सफलताएं मिल जाती थी। पारिजात योग, ये सुख लेना और सुख देना। तो जो मैंने आपसे चर्चा की ना कि ये खुद भी कमाते थे और जो एक्स्ट्रा बन जाए उसको दान भी कर देते थे। तो सुख में खुद भी रहो, सुख में दूसरे को भी रखो। जो चीज़ बांटोगे वो चीज़ बढ़ेगी, ये प्रकृति का सिद्धांत है। चाहे विद्या हो, चाहे धन हो, चाहे योग्यता हो, चाहे किसी की सहायता करो, आपको बढ़ेगा ही। आपने कभी किसी की सहायता की तो ज़रूरत पड़ने पर आपकी सहायता होगी। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है महाभारत के समय में द्रौपदी की भगवान के द्वारा लाज बचाना। शिशुपाल वध के समय में जब उनकी कृष्ण भगवान की उंगली कटी, द्रौपदी ने अपने पल्लू को फाड़कर उनकी उंगली को बांधा। कितना बड़ा दान था कि जब उसके ऊपर बात बनाई द्रौपदी पर, तब भगवान ने एक एक चिंदी, एक एक धागे का हिसाब बराबर करके कई गुना आपको लौटाया। तो दान कोई भी हो, चाहे श्रमदान हो, चाहे धन दान हो, चाहे मानदान हो, चाहे विद्यादान हो, इनको आप जितना करेंगे उतना ये बढ़ेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है और ये होता है पारिजात योग में। पारिजात योग वाले व्यक्ति के अंदर विशेषता होती है कि वो इस चीज़ की चिंता नहीं करता है। उत्तम वर्ग योग, अपने आप में उनकी स्थिति को आपने देखा। अभयचर्य योग, ये बिल्कुल स्थिर बुद्धि को देता है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखता है, जो उसको करना है उसकी तरफ ध्यान देता है, बाकी उसमें नहीं पड़ता है। टाटा जी किसी भी पार्टी के रहे, किसी भी पार्टी की सत्ता रही हो, कुछ भी रहा हो, उनका हमेशा एक प्रभाव हमेशा बना रहा। कहीं कोई किसी से लेना ना देना, अपने काम को करना और आगे बढ़ा देना। और ऐसे व्यक्ति को जो कोई टांग फंसाता है तो वो भी डूब जाता है।
जैसे आपने देखा कि उन्होंने बंगाल में मारुति, उनकी जो टाटा की कंपनी उन्होंने बनाई, उसके लिए बंगाल सरकार ने वहाँ से उनको विदा कर दिए। आपने देखा कि उसके संस्थान के बाद टाटा नैनो का जब वहाँ से प्रोजेक्ट गया है, उसके बाद से ही बंगाल की दुर्गति लगातार हो रही है। धन के सोर्स ख़त्म हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ वहाँ ख़त्म हो रही हैं, अराजकताएँ वहाँ बढ़ रही हैं। तो एक अच्छा व्यक्ति आपके यहाँ से चला जाए तो भी ये संकेत होता है कि अब आप डूबने वाले हैं, ये संकेत मिल जाता है। अच्छे व्यक्ति को सहयोग नहीं करने से भी पाप चढ़ जाते हैं। तो बंगाल का उदाहरण आप देख रहे होंगे कि उनको जैसे ही विदा किया वैसे ही बंगाल में सारी चीज़ें साफ होने लगी। गजकेसरी योग, जिसके बारे में तो लगभग सभी जानते हैं। बुधादित्य योग की मैंने आपसे चर्चा की। नीच भंग राजयोग भी एक इसमें बनता है, जो विपरीत परिस्थिति में भी अपने को अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर दे, वो नीच राजभंग योग होता है, वो भी इसमें बनता है। धन योग तो यही। तो ये जो स्थिति रतन टाटा जी की बनी है, ये स्थिति एक तो संकेत यह देती है कि ये कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे, लक्ष्मी के गणों में से ही एक गण थे, और लक्ष्मी जी भी हों तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब इस स्वरूप में जन्म होना, लगातार तरक्की को करना, ये सब संकेत वही आते हैं। और ये लोग कभी भारत भूमि को छोड़कर नहीं जाते हैं, तो ये भी योग बनता है कि इनकी वापसी सुनिश्चित होगी, क्योंकि जिस दिन 9 अक्टूबर को जब इनका जाना हुआ है, उस समय में इनको चंद्रमा की महादशा चल रही थी। चंद्रमा में गुरु की अंतर्दशा थी। चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी, गुरु लग्न के स्वामी, वापस इनका जन्म होगा, फिर ये उसी रूप में भारत में आएंगे और देशवासियों की सेवा करेंगे। तो ये स्थिति तो यहाँ पर पूर्ण रूप से बन रही है कि रतन टाटा जी, जो हमारे बीच दैहिक रूप से नहीं रहे लेकिन आत्मिक रूप से हमारे साथ हमेशा रहेंगे, ये उनकी कुंडली दर्शाती है। और उनके जाने के बाद देश कई गुना और तरक्की करेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दैहिक रूप से होता है तो उतने काम नहीं कर पाता है, और दैहिक रूप में नहीं है तो कई गुना कई सारे लोगों का चयन करके कई सारे लोगों को खड़ा कर देता है। ये एक व्यक्ति की विशेषता होती है। प्रकृति में जब भी कोई आता है वो पहले ज्ञान सीखता है, प्रकृति को कैसे क्या करना वो सीख के जाता है। फिर जब वो अदृश्य में लीन होता है तब वो ऐसी बहुत सारी आत्माओं को इकट्ठा कर लेता है जो उसके जैसी थी, उसकी जैसी हैं, और उनको वो सहयोग करना शुरू कर देता है, और वो प्रस्फुटन बहुत तेज़ी से होता है। और इसलिए मैं जो भविष्यवाणी बार बार करता हूँ कि 2032 में भारतीय जो संस्कृति है, सनातन है, भारत है, विश्व गुरु बनेगा तो बनेगा। तो ऐसी जो शक्ति होती हैं, ये शक्तियाँ फिर तेजी से वर्क करना शुरू कर देती हैं। श्री राम शर्मा आचार्य थे, इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, एक भी जेब कट चोरी तक नहीं होती थी, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। ये एक उनकी शक्ति थी। उनके जाने के बाद जिस तेजी से देश में काम हो रहा है, महात्मा गांधी गए उसके बाद तेज़ी से काम होना शुरू हुआ, तेज़ी से शांति आना शुरू हुई। सुभाष चंद्र बोस गए उसके बाद तेज़ी से भारत का विकास होना शुरू हुआ। तो ये जो आत्माएं होती हैं, ये जाने के बाद बहुत तेज़ी से काम करना शुरू करती हैं, और चेतनाएं जो इनकी हैं वो बलवती होती हैं, देशवासियों को बलवती करती हैं और लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति इनकी साधना करना चाहते हों, रतन टाटा जी को भी यदि आप आदर्श मानकर काम करेंगे तो आप भी वहीं पहुंच जाएंगे, ये निश्चित है। और ऐसा होता है, हमने तो कई सारे प्रयोग इस पर किए भी हैं, और आप भी करके देखेंगे, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो रतन टाटा जी को सत सत एक तो नमन है, दूसरे ऐसे लोग धरती से नहीं जाते, इसलिए हम उनको ऐसा प्रणाम भी करते हैं कि आगे भी आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। और जो आपकी कुंडली भी बताती है कि आपका जन्म जिस तरह से हुआ, आप जिस तरह से देह को छोड़कर बाकी काम में आप आगे अग्रसर हुए, ये मैं तो कह ही सकता हूँ, क्योंकि कुंडली बताती है कि अभी आप दैहिक रूप से गए हैं, आत्मिक रूप से आपने देश नहीं छोड़ा है, और ये देश आपके स्पंदनों के साथ ऐसी ही तरक्की करता रहेगा। और निश्चित रूप से आप स्वयं भी देखेंगे कि 2032 में भारत विश्व गुरु बनेगा, धनाढ्य बनेगा, और नाना प्रकार के उद्योग धंधों में भारत की तरक्की होगी। मित्रों, यह था भाई रतन टाटा जी की जो कुंडली है, एक दैविक व्यक्ति का देवलोक से भारत की सहायता करने के लिए जाना, ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा विषय है। दैहिक रूप से छोड़ना भारत के लिए बहुत दुखद है। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।